आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये कहानी आज से 12 साल पहले की है। साल 2011 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक रात पुलिस पहरे पर थी। तभी एक पुलिस वाले को सड़क के बीच काफ़ी धुआं दिखाई देता है। फिर पुलिस धुएं की तरफ जाती है तो उनको एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें आग लगी हुई थी। पुलिस तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करती है। फिर आग बुझने के बाद पुलिस को दिखाई देता है कि वो नीले रंग की मर्सिडीज कार है जिसके अंदर कोई नहीं बैठा था। फिर पुलिस को लगता है कि ये चोरी की गाड़ी होगी या फिर किसी ने किसी का नुकसान करने के लिए इस गाड़ी को जलाया होगा। पुलिस गाड़ी के मालिक की पहचान करने के लिए गाड़ी की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान एक पुलिस वाला गाड़ी की डिग्गी खोलता है और वो डिग्गी में एक लाश दिखती है। इससे पहले पुलिस को लग रहा था कि ये छोटा मोटा क्राइम होगा, लेकिन अब ये मर्डर केस बन चुका था। ये लाश किसकी थी और इतनी बेदर्दी से किसने मारा होगा? इससे कहानी को सुनने से पहले डार्क मिस्ट्री हिंदी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ये केस आपके होश उड़ा देगा। ये लाश इतनी बुरी तरह जल गई थी कि लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं बचा था। लाश की हालत ऐसी थी कि उसे जलाने से पहले किसी ने उसे बांधा हो, लेकिन आग के साथ वो रस्सी भी जल चुकी थी। पूरी गाड़ी की तलाशी लेने के बाद पुलिस को कोई भी हथियार या फिर कोई भी सबूत नहीं मिला। अब पुलिस के पास सबूत के तौर पर दो चीज़ें थी, एक तो नीले रंग की गाड़ी और दूसरा गाड़ी का नंबर। जब पुलिस गाड़ी के नंबर की इंफॉर्मेशन निकालती है तो पता चलता है कि ये गाड़ी 19 साल की अमनदीप कौर के नाम है। अब सारी जांच पड़ताल करते करते सुबह के 5 बज गए थे। फिर सुबह गाड़ी की मिली जानकारी के पते पर पहुंचती है। एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है। पुलिस पूछती है, अमनदीप कौर कौन है और कहाँ है? वो औरत पुलिस को सुबह सुबह देखकर घबरा जाती है और वो कहती है, अमनदीप मेरी बेटी है, मैं उसको बुलाती हूँ। फिर पुलिस दोनों को बिठाकर पूछती है कि अमनदीप की गाड़ी यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर जलते हुए मिली। आपकी गाड़ी वहाँ कैसे पहुँची और उसे आग कैसे लगी? अमनदीप पुलिस को बताती है कि 3 साल बड़ा भाई गगनदीप एक पार्टी में जाने के लिए उसकी गाड़ी मांगकर ले गया था और उसने कहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि सुबह के समय वो आता ही होगा। फिर पुलिस गगनदीप और उनके परिवार वालों के बारे में थोड़ा पूछताछ करने लगती है। अमनदीप बताती है कि वो 21 साल का है और वो इतनी सी उम्र में ही सेल्फ मेड करोड़पति है। उसका अपना एक टीवी चैनल है जिसका नाम सिख टीवी है। ये बात पुलिस वालों को खटकती है। उन्होंने यह भी बताया कि उसके साथ साथ गगनदीप अपने फैमिली के बिजनेस को भी संभालता है जो कभी उसके पिताजी संभाला करते थे, लेकिन 2 साल पहले उसके पिताजी का कत्ल हो गया था और वो कत्ल उनके ही दोस्त ने बिजनेस में घपला करने के बाद किया था। उस घटना के बाद गगनदीप ही उनका बिजनेस और फैमिली को संभाल रहा है। साथ में वो ब्रिटिश का प्रेसिडेंट भी है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी। अब पुलिस का शक जाता है कि वो बॉडी गगनदीप की हो सकती है और हो सकता है कि किसी ने पैसों के चक्कर में या फिर लॉगरॉट की वजह से उसका खून कर दिया हो और उसी की गाड़ी की डिग्गी में उसी की लाश डाल दी हो और सारे सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में आग लगा दी हो। अब पुलिस गगनदीप की फैमिली को बताती है कि उन्हें उस गाड़ी की डिग्गी से एक लाश मिली है, तो उसके परिवार वालों को बहुत बड़ा सदमा लगता है। अब यहाँ से तरह तरह के शक होने लगते हैं। कभी लगता है गगनदीप ने किसी को मार दिया या फिर गगनदीप को किसी ने मारा होगा। अब पुलिस गगन का टूथब्रश और कंघा ले जाती है ताकि एक बार डीएनए से मैच करवाया जा सके कि ये लाश गगनदीप की है या नहीं। इसके बाद अमनदीप गगनदीप के सारे दोस्तों को फ़ोन करती है और गगन के बारे में पूछती है, तो एक दोस्त उन्हें इंटरनेट का सहारा लेने का सुझाव देता है और फिर बाद में फेसबुक और अन्य सोशल साइट्स पे पोस्ट की जाती है। पूरे इंटरनेट पर डाल दिया जाता है कि गगनदीप गायब है। फिर कोई खबर नहीं मिलती। अब जहां गाड़ी जली थी वहां के इलाके का सीसीटीवी कैमरे में एक के बाद एक देखना शुरू कर दिया।
एक सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि दो आदमी गाड़ी को आग लगाकर भाग रहे हैं, लेकिन वो फोटो बिल्कुल भी साफ नहीं होती। कोई भी ये फोटो देखकर नहीं बता सकता कि वो दोनों लड़के हैं या लड़कियां। ध्यान से देखने के बाद पुलिस को पता चलता है कि एक ने पगड़ी पहन रखी थी। बिल्कुल ऐसी ही पगड़ी गगनदीप भी पहनता था। ये बात सुनकर उसके परिवार वालों से कहती है और फिर पुलिस और उसके परिवार वालों को लगता है कि वो गगनदीप ही है। अगले दिन डीएनए की रिपोर्ट आती है। वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसका मतलब वो लाश गगनदीप की थी। यह बात पुलिस गगन के परिवार वालों को बताती है। माँ और बहन पुलिस से बॉडी देखने की रिक्वेस्ट करती है और पुलिस उन्हें बॉडी देखने की अनुमति दे देती है। इसके बाद गगन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। इसमें ये बात साफ लिखी थी कि गगनदीप को जलाने से पहले काफ़ी मारा गया था। उसके सिर पर इतनी जोर से मारा गया था कि उसका दिमाग सूज गया था। अब पुलिस सोचती है कि वो दो लोग कौन थे। फिर पुलिस जगह जगह के सीसीटीवी कैमरे से गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश करती है कि गाड़ी कहाँ कहाँ गई थी। गाड़ी का सारा ट्रैक देखने के बाद पता चलता है कि गाड़ी एक शहर जिसका नाम ब्राइटन है वहाँ गई थी। अब पुलिस गगन के परिवार वालों को उसके दोस्तों से पूछती है कि ब्राइटन में कौन रहता है। तो एक लड़की का नाम सामने आता है। नाम था मुंडल महिल। इस लड़की के बारे में और जानने पर पता चलता है कि मुंडल महिल 19 साल की एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो गगनदीप की दोस्त थी और गगनदीप उसे काफ़ी पसंद करता था। गगन के परिवार वालों को उसके बारे में पता था। गगनदीप और मुंडल महिल का एक कॉमन फ्रेंड था जिसका नाम हरिंदर शोकर था। ये घटना से एक साल पहले ये दोनों हरिंदर शोकर की पार्टी में मिले थे, लेकिन गगनदीप के परिवार वालों को इन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी क्योंकि वो लड़की पब और क्लब जाती थी, दोस्तों के साथ हाउस पार्टी करती थी। गगन के परिवार वालों को इन चीज़ों को अच्छी नहीं मानते, इसलिए अपने बेटे को उसके करीब होने के लिए रोकते थे। अब पुलिस ब्राइडल में मुंडल के फ्लैट पर जाती है। उस फ्लैट में मुंडल के साथ 8 और लड़कियां रहती थी जो उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में गगनदीप की गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें लगता है कि 11 बजे के आसपास गगन की गाड़ी मुंडल के घर आई थी। फिर पुलिस मुंडल से पूछताछ करती है तो मुंडल बताती है कि गगनदीप उसके घर के बाहर गाड़ी लेकर आया था और उससे मिलकर चला गया था और उसके बाद इन दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई। जब गगन की बहन मुंडल का नाम सुनती है तो वो पुलिस को बताती है कि जब गगनदीप नहीं रहा था तो अमनदीप ने गगनदीप के सभी दोस्तों को फ़ोन किया था। उसी दौरान मुंडल महिल को भी फ़ोन किया था। अब वो फ़ोन कॉल बहुत अजीब थी। सबसे पहले मुंडल ने कहा था कि वो यहाँ नहीं आया। उसके बाद जब अमन ने बोला कि मुझे गगन के दोस्तों ने बताया कि वो तुमसे मिलने आने वाला था, तो तुरंत उसने अपनी बात को घुमा दिया और कहा कि हाँ वो मिलने आया था और वो बाहर से चला गया था। फिर गगन की बहन पुलिस को मुंडल के बात बदलने के बारे में बताती है तो पुलिस को मुंडल पर गहरा शक हो जाता है। फिर पुलिस दोबारा मुंडल के घर जाती है, तब तक वो भाग चुकी थी। पुलिस मुंडल के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो वो कहते हैं कि पहले मुंडल के घर से जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। फिर उसके बाद दो लड़कों को भारी सामान डिग्गी के अंदर डालते हुए देखा था। उसमें से एक पड़ोसी ने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था और वो नंबर पुलिस को दिखाता है तो वो नंबर गगन की गाड़ी का ही था। फिर पुलिस मुंडल के कुछ दोस्त से पूछताछ करती है कि 2 दिन पहले यहाँ क्या हुआ था, तो उसकी दोस्त कहती है कि पहले मुंडल और गगन अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ दिनों से उन दोनों में झगड़ा चल रहा था, जिसके बाद मुंडल हमेशा कहती थी कि वो गगन को मार देगी। और उस रात मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुंडल ने हमें नीचे आने के लिए मना किया था और 11 बजे कुछ सामान को ज़ोर ज़ोर से फेंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुंडल ने हमें नीचे आने के लिए मना किया हुआ था।
इसलिए हम में से कोई भी वहां नहीं गया। दूसरी लड़की बताती है कि रात को 9 बजे मुंडल स्टेशन से 2 लड़कों को लेने गई थी। अब पुलिस स्टेशन जाकर वहां का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो उसमें एक कैमरे में मुंडल की गाड़ी ट्रेस होती है और अगली फुटेज में मुंडल अकेली स्टेशन की तरफ जाती हुई दिखती है। मुंडल उन दोनों लड़कों के साथ काफ़ी हंसती हुई दिखाई देती है और उन दोनों फुटेज में चेहरा काफ़ी साफ दिखाई देता है। तो पुलिस वो तस्वीरें निकालती है और गगन के परिवार वाले और दोस्तों को दिखाती है। परिवार वाले उनमें से एक लड़के को पहचान जाते हैं। फिर से इस केस में एक नया मोड़ आता है। उसमें से एक लड़का हरिंदर शोकर था, जो गगन का सबसे अच्छा दोस्त था, जो हर रोज़ गगन के घर आता था और उसे गगन की माँ अपना दूसरा बेटा समझती थी और वो गरीब था तो गगन उसकी काफ़ी मदद करता था। और अमनदीप ने जब हरिंदर को फ़ोन मिलाया था कि गगनदीप कहाँ है, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा। तो ये बात अमनदीप को बहुत बुरी लगी थी क्योंकि वो हरिंदर को अपना घर का सदस्य मानते थे। उसके बाद भी वो गगन के ना मिलने पर हंस रहा था। तो अमनदीप को पहले ही कहीं ना कहीं उस पर शक था। पुलिस तुरंत हरिंदर शौकर के घर जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे साथ तीसरा आदमी कौन था। तो हरिंदर बताता है कि तीसरे लड़के का नाम डेरिस पीटर्स है और वो उनका दोस्त है। जब पुलिस गगन के बारे में हरिंदर से पूछती है तो वो कोई भी जवाब नहीं देता। अब इसके बाद डेरिस पीटर्स को भी गिरफ्तार कर लेती है। डेरिस पीटर्स के घर से पेट्रोल के कैन मिलते हैं जो कि सबूत थे कि गाड़ी इन्होंने ही जलाई थी। अब ये मुद्दा काफ़ी बड़ा हो गया था और इंग्लैंड के न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट होने लगा था, इसलिए मुंडल का बचना मुश्किल था। मुंडल पुलिस को सरेंडर कर देती है और अपनी झूठी कहानी लेकर पुलिस स्टेशन आती है और वो पुलिस से कहती है कि गगन आया था और बाहर से ही चला गया था। उसके बाद उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि वो सिख प्रोडक्शन का प्रेसिडेंट है तो हो सकता है कुछ लोग उससे जलस रखते हो। पर पुलिस मंडल के बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी थी। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछती है तो मंडल नया बयान देती है। अब से 6 महीने पहले गगनदीप बिना बुलाए उसके घर आया था क्योंकि गगनदीप उसका दोस्त था। उसने गगनदीप को अंदर आने दिया। उसके बाद गगन ने अपनी गाड़ी की लाइट खराब होने का बहाना लगाकर मुंडल के घर में रात रुकने का पूछा तो मुंडल गगन को रुकने देती है और उस रात गगन अपनी कुछ हदें पार कर देता है और मुंडल से बदतमीजी करने और छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। इसके बाद उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। गगनदीप मुंडल से सॉरी भी बोलता है, लेकिन मुंडल गगन से बात नहीं करना चाहती थी तो उसकी 6 महीने तक बात नहीं होती। फिर पुलिस धमकाते हुए पूछती है कि 6 महीने बाद कैसे बात हुई। तो मुंडल पुलिस को बताती है कि उसने गगनदीप को कभी माफ़ ही नहीं किया था। इसलिए मुंडल ने सबक सिखाने के लिए गगन को अपने बेडरूम में मिलने के लिए बुलाया था और इससे पहले हरिंदर और पीटर को अपने कमरे में बिठा रखा था। मुंडल गगन को थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन पुलिस को पहले से मुंडल के खिलाफ सबूत मिल चुके थे। फिर पुलिस मुंडल के फ़ोन को चेक करती है तो उसमें गगनदीप की साथ की गई चैट दिखती है जिसमें मुंडल गगनदीप को मिलने बुला रही है और गगनदीप मुंडल से कहता है कि तुम मुझे मारोगी तो नहीं। अब ये साफ था कि मुंडल ने ही गगनदीप को मुसीबत में फंसाने के लिए अपने घर बुलाया था। अब मुंडल के फ़ोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है जो कि हरिंदर और मुंडल के बीच की गई थी, जिसमें हरिंदर बोल रहा था कि तुम्हारे लिए मैं 21 साल जेल जाने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी। लगातार दोस्तों से जानकारी जुटाने के बाद पुलिस को ये भी पता चलता है कि हरिंदर मुंडल को पसंद करता था। सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाता है और ये साबित हो जाता है कि हरिंदर और डेरी पीटर ने ही उसे मारा है। इसके बाद हरिंदर को 22 साल की और डेरिन पीटर्स को
12 साल और मुंडल को 6 साल की सजा सुनाई जाती है। मुंडल ने 6 साल की सजा सिर्फ 3 साल काटी और 2014 में बाहर आ गई। जेल से आने के बाद मुंडल ने 2014 में अपना एक यूट्यूब चैनल खोला। इसके बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शादी कर ली। अब वो अपनी एक अच्छी जिंदगी बिता रही है। जबकि मुंडल को जब ही गगन को थप्पड़ मारना था जब गगन उसके साथ बदतमीजी और सारी हदें पार कर रहा था। उसने 6 महीने बाद ही वो थप्पड़ मारने के लिए गगन को क्यों बुलाया और कोर्ट तो सबूतों के तौर पर ही सज़ा सुनाएगी। आप इस कहानी में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।